गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास 10th और चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो 10th क्लास की केमिस्ट्री आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस सेट वगैरह हम जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं हम उन पर फोकस करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन आखिरकार होती क्या है। ठीक है, चलो देखो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन का मतलब है केमिकल्स के बीच में होने वाली जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यूँ तो आम जीवन में, आम लोगों में, आम जिंदगी में रिएक्शंस होती रहती हैं। किस तरह से कि मान लो किसी व्यक्ति से आपको कोई चीज़ लेनी है, तो अगर उससे आप कोई बात कहते हैं तो उसका सामने वाले का रिएक्शन किस तरह का होता है, दैट इज़ हम लोगों के बीच में जो रिएक्शन है वो ह्यूमन बीइंग रिएक्शन हो गई। लेकिन अगर हम केमिकल के बीच की बात करें तो दो केमिकल आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से कोई नई चीज़ बनती है, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर मैं एक बात कहूँ आपसे कि कोई एक केमिकल है, वो बी के साथ में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो एक एरो का हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन दिखाते हैं। इन दोनों के रिएक्शन करने से कोई नई चीज़ बनी, दैट मीन्स ए बी। तो यानी कि पहला केमिकल और दूसरा केमिकल रिएक्ट विद ईच अदर देन फॉर्म ए बी कंपाउंड। ठीक है, दो केमिकल के रिएक्शन करने से एक तीसरी चीज़ बनती हो, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। जो रिएक्शन करते हैं वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। और रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ बनती है दैट मीन्स उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। तो अब देखो बच्चों, मैं एक सिंपल रिएक्शन ले रही हूँ तो आप शायद जानते होंगे, कार्बन का आपने नाम सुना होगा और ऑक्सीजन का नाम भी आप सुनते आ रहे होंगे। सिंपली जब कार्बन और ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं और कार्बन को हम सिंपली C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनके सिंबल्स हैं बच्चों। तो अगर हम देखते हैं एरो का साइन, तो एरो का ये हेड है और ये टेल है। ठीक है, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? एरो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब रिएक्शन करने वाले एलिमेंट्स के बाद आखिरकार बनता क्या है। तो एरो के राइट साइड में उसे जैसे CO2 इनको कंबाइन कर दो, तो कंबाइन होने से क्या हो गई, एक अलग चीज़ पैदा हो गई, यानी कि CO2 पैदा हो गई। कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से CO2 पैदा हो गई। इसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और इन्हें क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। रिएक्शन करने वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। और रिएक्शन के बाद जो भी कुछ चीज़ बनती है दैट इज़ प्रोडक्ट। तो यहाँ CO2 क्या है बच्चों? प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन और कार्बन क्या है यहाँ पर? रिएक्टेंट है। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में एरो के में लिखा जाता है। ये एरो है लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में किन को लिखा जाता है? रिएक्टेंट्स को। और राइट साइड में किन को लिखा जाता है? प्रोडक्ट्स को। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट का लिखने का एक कारण आप ये भी मान सकते हो, इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझो, कि लेफ्ट होना समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये लेफ्ट होते जाते हैं, मतलब ख़त्म होते जाते हैं। और ये समय के साथ जो प्रोडक्ट्स हैं ये समय के साथ इंक्रीज होते जाते हैं, दैट मीन्स बढ़ते जाते हैं, बनते जाते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट में लिखे हुए हैं दैट मीन्स रिएक्टेंट्स, और जो राइट में लिखे हुए हैं दैट मीन्स वो क्या है? प्रोडक्ट। राइट में जो चीज़ लिखी हुई होती है वो टाइम के साथ साथ जब रिएक्शन होती है तो बढ़ती जाती है, और लेफ़्ट साइड में जो चीज़ होती है वो लेफ़्ट होती जाती है, दैट मीन्स कम होती जाती है। अब हमने कहा कि केमिकल्स को हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखकर उसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, सिंबल्स के रूप में, है ना। अब केमिकल रिएक्शन हुई, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई,
तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन किया। तो ये पूरी एक केमिकल रिएक्शन है। लेकिन अब केमिकल रिएक्शन में जैसे पहले तो लिखो बच्चों कार्बन, है ना, कितने सारा बड़ा लंबा नाम हो गया, बड़ा सारा लंबा नाम हो गया ये, है ना। और लिखो फिर ऑक्सीजन, फिर एरो लगाओ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लिखो। तो इससे अच्छा है कि हम क्यों ना कुछ सिंबल्स के थ्रू इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दें। तो हमने सिंपली इक्वेशन बनाने के लिए कार्बन को C कहा, ऑक्सीजन को O कहा। लेकिन ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये O2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम इसे O2 लिखते हैं। जब भी ऑक्सीजन को लिखना हो तो O2 लिखना है आपको, जब भी कार्बन को लिखना है तो C लिखना है आपको। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है CO2। इन दोनों को ऐसे लिखो CO2। हाँ, जब भी अपन ये ऐड करते चलते हैं ना, ऐड मतलब कार्बन के साथ ऐड करो ऑक्सीजन, तो प्लस का साइन इनके बीच में लगा दिया जाता है, ठीक है, प्लस का साइन। वो तो खैर हम आगे देखेंगे जब हम इनका सारी चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अभी जर्नल चर्चा है ये। तो देखो, इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए बच्चों आपके सामने कुछ सिचुएशंस यहाँ पर दी गई हैं, और एनसीईआरटी आपसे पूछना चाहती है कि जब आप गर्मियों के दिनों में खुला छोड़ देते हैं, मिल्क को बाहर इस तरह से छोड़ देते हैं, तो उस वक्त क्या होता है। दूसरी बात, लोहे का जो तवा होता है जिस पे आप रोटी सेकते हैं, घर में रसोई में जो तवा होता है रोटी सेकने के काम आता है, वो आयरन का बना हुआ हो, उस पर को अगर अब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर मतलब जिसमें नमी हो, जिसमें थोड़ा पानी हो, उसमें छोड़ दें तो उसका क्या होगा, चलो देखते हैं क्या होगा। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स को जो फर्मेंटेड करते हो तो उस वक्त क्या होता है। खाना जब पकता है, फूड इज़ कुक्ड, खाना जब पकता है तो उस वक्त भी क्या होता है, बॉडी में हमारा डाइजेशन होता है, आवर बॉडी के अंदर, उस वक्त क्या होता है, जब हम श्वसन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, वी रेस्पायर, तो उस वक्त क्या होता है। तो इन सभी सिचुएशंस को एनसीईआरटी ने हमें दिया है और हमें इनको 1 बाय 1 समझकर एनसीईआरटी को इसका जवाब देना है। चलो, आर यू रेडी? वेरी गुड, चलो स्टार्ट करते हैं। जब मिल्क को छोड़ दिया जाता है टेम्परेचर के साथ गर्मियों के दिनों में, तो वो क्या होता है, फट जाता है। फटना क्या है, मतलब तीसरी चीज़ बन गई, दूध का दही बन गया, यूँ कह दो आप सिंपली अगर समझना चाहते हो तो। दूध क्या हो गया, फट जाता है ना, ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ उसमें हुआ होगा, यानी कि दूध जो है वो फट जाता है, इसका मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन हुई और दही बन गया, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन वहाँ पर हुई, जिस वजह से इनिशियल प्रोडक्ट तो था हमारा मिल्क, उसके बाद जो हुआ फटा हुआ, यानी कि वो दही खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन है। आयरन तवा जब हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उसके बाद एक ऑक्सीजन से रिएक्शन, आयरन क्या होता है, Fe ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, ऑक्साइड। जो ब्राउन कलर का आपको चीज़ दिखती है वो ऑक्साइड ही होता है और वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। खैर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम चर्चा करेंगे, हम डिटेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे जब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आएंगे हमारे, ठीक है। ग्रेप्स फर्मेंटेड, ये भी एक केमिकल रिएक्शन। फूड जब पकता है तो भी ये भी एक केमिकल रिएक्शन। वी रेस्पायर, हम जब रेस्पायर करते हैं, हमारी बॉडी में खाना जब पचता है, तो ये सारी की सारी क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी शक्ल, सूरत, केमिकल प्रॉपर्टी सब कुछ चेंज हो जाती हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब तीसरा प्रोडक्ट जो बनता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, सारे गुण सब चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन के बदले में जब हम सांस को छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी, कोई चमत्कार थोड़ी हुआ होगा अंदर कि भाई ऑक्सीजन ली
और बाबा जो चमत्कारी बाबा होते हैं वो कहते हैं कि भाई CO2 को बाहर निकाल दिया। देखो, ऑक्सीजन लिया, CO2 बाहर निकली, ये क्या है? केमिकल चेंज है। दरअसल वहाँ क्या हो रहा है? दहन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पर कंबशन हो रहा है खाने का। खाना ऑक्सीजन की उपस्थिति में अंदर कंबशन होता है, यानी कि खाना पकता है। खाना जब कंबशन होगा इस तरह से, तो रेस्पायरेशन के बदले में जो गैस ली थी उसके बदले में CO2 बन के हमको बाहर निकलती है, ठीक है। इन ऑल द अबव सिचुएशंस, ये कह रहा है कि ऊपर जितनी भी सिचुएशंस आपने देखी, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल कंपाउंड हैव समवॉट चेंज, कि जो भी इनिशियल सब्सटेंस है, जैसे मिल्क का क्या बन गया? खट्टा दूध बन गया। ऑक्सीजन ली तो CO2 में चेंज हो गया। इनिशियल प्रोडक्ट, इनिशियल जो सब्सटेंस है वो कौन है? मिल्क था। मिल्क इनिशियल प्रोडक्ट था पहली वाली सिचुएशन में, और रूम टेम्परेचर पर गर्मियों में रखा तो वो फट गया, यानी कि फटा हुआ दूध, खट्टा दूध, है ना। आयरन का तवा जब उसमें ह्यूमिड उसमें रखा एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्साइड बन गया, यानी कि पहला वाला आयरन जो था वो चेंज होके हमको मिला। इसी तरह से डाइजेशन हुआ तो खाना पच गया, खाना जो खाना था वो खाना नहीं रहा, वो पच गया, ठीक है। रेस्पायरेशन हुआ तो ऑक्सीजन ली थी, लेकिन ऑक्सीजन के बदले दे क्या रहे हैं? CO2 गैस को दे रहे हैं। इस वजह से पहला जो इनिशियल कंपाउंड है या इनिशियल सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है, उसकी आइडेंटिटी भी खो जाती है और उसका नेचर भी खो जाता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल, केमिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री पहली क्लासेस में, जो भी प्रीवियस क्लासेस थी हमारी, लेकिन जो केमिकल चेंज है उसे हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर केमिकल जितनी भी रिएक्शंस है वो सबको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी फर्स्ट दे रखी है। इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें मैग्नीशियम रिबन लेना होता है आपको, उसको आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है, सैंड पेपर के थ्रू उसको आपको क्लीन कर लेना है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है? इस मैग्नीशियम जो रिबन है इसको आपको बर्न करना है बर्नर पर, और बर्नर पर जैसे ही आप बर्न करोगे तो ये जलता है, ठीक है, जलने लग जाएगा। अब ये जलता क्यों है? ये ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन गैस यहाँ पर प्रेजेंट है एयर के अंदर, तो वो ऑक्सीजन गैस जलाने के लिए काम आती है बच्चों। इसलिए मैग्नीशियम रिबन क्या होने लग जाता है? जलने लग जाता है। अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चों? ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर रिएक्शन कर रहा है। जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। दैट मीन्स ऑक्साइड, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिर ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो चलो देखो, मैग्नीशियम रिबन किसकी प्रेजेंस में जल रहा है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है। ये देखो टोंग है, टोंग को आप यूँ कह दीजिए कि ये चिमटा है। चिमटा क्या होता है? चिमटा मतलब जो रसोई घर में जो हमारे पास चिमटा होता है ना, उस वही चिमटा है, बस वही समझ लो। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पकड़ने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं कि हमारा हाथ वगैरह ना चले। नीचे एक वॉच ग्लास रखते हैं बच्चों, ये देखो ये वॉच ग्लास है। ये वॉच ग्लास, इस जो ये नीचे जल के जो वाइट कलर का एक पाउडर यहाँ पर गिरने लग जाता है, ये वाइट कलर का जो पाउडर होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन की मैग्नीशियम से रिएक्शन होती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इसको आप सिंबल्स के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो Mg रिएक्ट विद O2, इट फॉर्म्स एरो का साइन, ये रिएक्टेंट हो गए, इट फॉर्म्स MgO। अब देखो यहाँ O2, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, मैग्नीशियम का 1 है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा दो यहाँ, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्टेंट हो गए बच्चों। और ये क्या हो गया? और ये कैसे कलर का होता है? वाइट कलर का होता है और पाउडर फॉर्म में होता है ये जो होता है। इसे ज़रा गौर से एक बार और देख ले थोड़ा सा, कि वाइट कलर का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये जलता है जैसे इसके साथ में मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन कोई रिबन नहीं है, ये क्या है? मेटल है। मेटल को रिबन एक बिल्कुल रिबन जैसा स्टेप में इसमें बदला हुआ है, तो इस वजह से इसको रिबन कह दिया, ठीक है।
ये देखो नीचे ये पाउडर गिरता जा रहा है, राख, राख जिसे आप कहते हो, राख जलते जलते राख बन जाता है और ये राख जो वाइट पाउडर के फॉर्म में आती है इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसे देख सकते हैं पाउडर फॉर्म में है और दरअसल ये क्या है, एक तरह सा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, चलो ये एक्टिविटी फर्स्ट थी और इसका आंसर था कि वाइट जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। You must have observed that magnesium ribbon burned with a dazzling white flame. वाइट फ्लेम के साथ ये जलता है। कैसी फ्लेम के साथ जलता है? वाइट फ्लेम के साथ जलता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एक वाइट पाउडर में। और ये वाइट पाउडर क्या कहलाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में ये रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? हम कहते हैं कि वायु होती है, एयर होती है, उसमें उपस्थित होती है ऑक्सीजन, इस वजह से ये जलता है। ठीक है, चलो इसी तरह से कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.3 हम देख लेते हैं। तो ये क्या कह रही है एक्टिविटी 1.3 जो है, टेक अ फ्यू जिंक, यानी कि जिंक ले लो, है ना। जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉनिकल फ्लास्क, एक फ्लास्क है, ग्लास वेयर है बच्चों। टेस्ट ट्यूब आप जानते हो जो लैब में उपस्थित होती है। या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो जिंक क्या बनेगा बच्चों? SO4, जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है? H2 बनता है। हालांकि मैं डिटेल में आपको बनाऊंगी कि फॉर्मूला कैसे मेक करते हैं ना, रिएक्शन की प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करें, कि हमसे पेपर में क्वेश्चन हल होना चाहिए, सॉल्व होना चाहिए, तब तो आपकी पढ़ाई में मज़ा, वरना तो कोई मज़ा नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आज भी फर्स्ट क्लास है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा जर्नल वे में बता रही हूँ। आगे इन रिएक्शंस को मैं आसानी से करना भी आपको सिखा दूँ, जितनी भी आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है और जैसे भी यहाँ पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं। HCl ले लो, यानी कि सीधी सीधी आपने पढ़ी होगी कि क्लास 8th के 7th के अंदर कि जब मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स तो क्या फॉर्म करते हैं? वो H2 गैस इवेलुएट करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इवेलुएट करते हैं। ये वही है। और देखो इसे हमने क्या कहा, ये जो ग्लास वेयर है बच्चों, ये होता है कॉनिकल फ्लास्क। इस ग्लास वेयर को हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क, ये जो है ये। ठीक है, और इसके अंदर ये रबर जो होता है उसका कॉर्क लगा रखा है, ताकि इसमें एयर जो है, हवा जो है वो पास ना हो सके अंदर। ठीक है, एयर के पास होने से यहाँ का वॉल्यूम क्या हो, थोड़ा सा उसमें अमाउंट में दिक्कत आती है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस वजह से हमने यहाँ थोड़ी सी ग्लास ट्यूब लगा रखी है। कॉर्क के अंदर छेद करते हैं बच्चों, छेद करके ग्लास ट्यूब यहाँ पर डाल देते हैं और ये H2 गैस यहाँ से निकलती है इस ट्यूब के थ्रू, बाहर कहीं और से तो नहीं निकल सकती। अब हम इसे देख सकते हैं कि भाई ये H2 गैस यहाँ से इवेलुएट हो रही है। अब आगे देखते हैं कि जिंक लिया, यहाँ पर एक्टिविटी 1.3 में आपने देखा होगा कि हमने जिंक लिया था। और जिंक क्या है? एक मेटल है और मेटल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एसिड के साथ। और एसिड यहाँ पर आप HCl ले सकते हो, एसिड यहाँ HCl ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो। तो हम यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, जो कि आपके यहाँ बुक में दे रखा है। ठीक है, तो जिंक प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एसिड के साथ। एसिड कौन सा है? H2SO4। तो देखो बनता क्या है? जिंक सल्फेट, है ना। इसका ये पीछे वाला पार्ट उठा लो और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। H2 गैस यहाँ से क्या हो गई? इवेलुएट। ठीक है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन का सिंबल है। अब इसको लेबल कर दो बच्चों, इसको जिंक लिख दो, इसको सल्फ्यूरिक एसिड लिख दो, वो भी कौन सा? डाइल्यूट वाला। डाइल्यूट मतलब जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूट। ठीक है, तो इससे जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इस तरह से आपको रिएक्शंस को लिखना होता है। अब यह कहता है कि ये चेंज कैसे हम ऑब्जर्व करें, कैसे हम देखें कि देखो केमिकल चेंजेस के 4 तरीके हैं इनको समझने के, कि केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। या तो स्टेट चेंज हो जाएगी,
भाई रिएक्टेंट लिक्विड में, गैस में या कौन सी स्टेट के अंदर था, और प्रोडक्ट बनने पे वो कौन सी स्टेट में आ गया है, स्टेट चेंज होगी पहली बात। कलर चेंज हो सकता है, जब प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट में कुछ और कलर था और प्रोडक्ट जब बना तो कुछ और कलर था। या कोई गैस इवेल्युएट हो जाए, कोई गैस का इवेल्युएशन हो जाए, जैसे यहाँ H2 गैस निकल रही है। या फिर टेम्परेचर में कुछ चेंज हो जाए, टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो हम इन 4 चीज़ों से इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। फिर हम केमिकल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसे बैलेंस कैसे करते हैं, केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं, कितने टाइप्स हैं इसके, एक एक को 1 बाय 1 हम समझेंगे और इसमें डिफ्रेंशिएट भी करेंगे कि भाई कौन सी रिएक्शन तो ऑक्सीडेशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कहाँ पर रिडक्शन हुआ है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। इन सब चीज़ों में मज़ा आएगा आपको। थैंक यू सो मच।